हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से 2022 के, वो सारे हम देखने वाले हैं। क्या क्या समिट्स हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पर्यावरण के लिहाज से और आपकी इकोलॉजी के लिहाज से। ठीक है, तो जितनी भी पर्यावरणीय चीज़ें जो हुई हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देखते हैं कि क्या घटनाएं घटित हुई हैं पूरे 2022 में। ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, चाहे वो पीसीएस हो, पीसीएस के लिए खास करके लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि होंगा टोंगा होंगा। तो ये हपाई, तो होंगा हपाई जो आपका ज्वालामुखी है, ये भी हाल में फटा है और मतलब उसमें उद्गार हुआ है। तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर है, इसका थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है आपका टोंगो में। कहाँ पर है? टोंगो में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, टोंगो में है ये। और टोंगो कहाँ पर पड़ता है, ये भी लोकेशन पूछ सकते हैं। तो ये आपका प्रशांत महासागर में है। किसमें है? प्रशांत महासागर में है। ठीक, तो होंगा अपाई के बारे में ध्यान रखना है। टोंगो में पड़ता है और ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, स्थित है। और अभी हाल में इसमें उद्गार हुआ है। और बस इतनी थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखना। अब एस की अगर बात करते हैं, इसका जो एस है वो कितनी दूर तक फैला हुआ है, तो लगभग 20 किलोमीटर तक। कितना? 20 किलोमीटर के क्षेत्र को इसने कवर किया है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, द इफेक्ट ऑफ सुनामी वेव्स आर आल्सो रिकॉर्डेड इन चेन्नई। मतलब देखो कहाँ पर हिट हुआ है, प्रशांत महासागर में जाकर, जो कि टोंगा द्वीप है, वहाँ पर ये फटा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ तक देखा गया है, ये आपके चेन्नई तक देखा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वुल्फ वॉल्केनो के बारे में जानकारी लेते हैं कि वुल्फ वॉल्केनो, तो माउंट वुल्फ वॉल्केनो, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि माउंट वुल्फ कहाँ पर है, तो ये आपका इक्वाडोर में है। तो माउंट वुल्फ वॉल्केनो कहाँ पर है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर के जो गैलापागोस आइलैंड पड़ते हैं, वहाँ पर इरप्शन हुआ है इसका। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये भी आपको कहाँ पर पड़ता है? प्रशांत महासागर में पड़ता है। पिछली बार कब इरप्ट हुआ था? ये 2015 में इरप्ट हुआ था। ठीक है, और इसका नाम क्या है? वुल्फ वॉल्केनो। इसको माउंट विटन भी बोलते हैं। तो माउंट विटन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि माउंट विटन का दूसरा नाम क्या है, तो वुल्फ वॉल्केनो भी है। तो वुल्फ वॉल्केनो कहाँ पर है? इक्वाडोर गैलापागोस आइलैंड में है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड फर्स्ट सेंसस फॉर फिशिंग कैट। तो पहली बार दुनिया का पहला जो सेंसस निकाला है फिशिंग कैट के लिए, किसने निकाला है? तो ये निकाला है आपका फिशिंग कैट के लिए चिल्का लेक में। तो फिशिंग कैट का जो एस्टिमेटेड जो आपका सेंसस निकला है, चिल्का लेक में निकला हुआ है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर 176 कितनी 176 फिशिंग कैट पाई गई है। कहाँ पर? चिल्का में, चिल्का झील में। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है। चिल्का इज द लार्जेस्ट लैगून झील है। चिल्का किस प्रकार की झील है? तो लैगून, लार्जेस्ट लैगून झील इन एशिया है। कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं कि लैगून झीलें क्या होती हैं कि जब नदी कोई होती है तो नदी क्या करती है, अपना रास्ता मोड़ती है और रास्ता मोड़ने के बाद वो इस शेप का आकार बना लेती है और फिर बाद में क्या होता है, उनका कटान हो जाता है और वो इस तरीके से बन जाती है। तो समुद्र से यहाँ पर बनी हुई लैगून झील है। तो इस तरह की जो झील बनती है इसे क्या बोलते हैं? लैगून झील बोलते हैं। ये चिल्का है। तो ये एशिया की लार्जेस्ट लैगून झील है और सेकंड नंबर पर दुनिया में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। तो चिल्का के बारे में समझ में आ गया। तो क्या हुआ चिल्का में? अभी हाल में फिशिंग कैट का सेंसस हुआ है, जिसमें कि 176 फिशिंग कैट एट प्रेजेंट में पाई गई हैं। आगे हम बात करते हैं एशियाज लार्जेस्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस। तो एशिया का जो बर्ड एटलस है, ये किसने जारी किया है? तो केरला ने। केरला बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि केरला ने क्या क्या, अगर सारी सीरीज सबने पढ़ी है तो सबको पता चल गया होगा केरला ने बहुत सारे काम किए, जैसे नेट हो गया, ओटीटी हो गया अपना खुद का। ठीक, तो बहुत सारे काम किए उसने। तो सारी केरला की लिस्ट मुझे दो कि केरला ने क्या क्या अपने यहाँ नए काम किए हैं। ठीक है, तो केरला ने भी हाल में अपना बर्ड का एटलस निकाला, चिड़ियों का एटलस निकाला। उन्होंने बोला है कि कम से कम 25,000 जो बर्ड्स के बारे में एशिया लार्जेस्ट बर्ड एटलस निकाल दिया है। तो बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है इसमें। तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस किसने निकाला है? तो केरला ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कोआला। तो कोआला चर्चा में रहते हैं। कोआला एग्जाम में काफ़ी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो कोआला के बारे में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने डेजिग्नेटेड कर दिया है कोआला एज अ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो अभी हाल में कोआला को किस में डाल दिया गया है? इंडेंजर्ड, आईयूसीएन की लिस्ट जो होती है ना, उसमें इंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, इंडेंजर्ड मतलब ये संकटग्रस्त हैं, इसी सूची में किसको डाल दिया गया? कोआला को। अच्छा, कोआला खाते क्या है? तो कोआला आपकी यूकेलिप्टस खाते हैं, ध्यान रखना है। यूकेलिप्टस की पत्तियां खाते हैं। और कोआला पॉपुलेशन जो होती है ना, काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, तो पेड़ों पर रहते हैं, काफ़ी शांत जीव होते हैं ये, और इनको इंडेंजर्ड में डाल दिया गया। अभी हाल में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी। जब आग लगी थी तो कोआला को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। इसलिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने क्या किया है कि इसको इंडेंजर्ड स्पीसीज की उसमें डाल दिया है। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में। तो ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इन्वायरमेंट के हिसाब से। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि टू जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट। तो जो नई जियोलॉजिकल हेरिटेज जो साइट है उनको घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जीएसआई ने बोला है कि जो 2 जियोलॉजिकल साइट हैं उनको, पहली कौन सी है? तो ये हिमालयन रीजन में पड़ती हैं। एक है शिवालिक फॉसिल पार्क, ये कहाँ पर है आपका एग्जाम में आ सकता है कि शिवालिक फॉसिल पार्क कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, दूसरी है कि डोलोमाइट लाइमस्टोन और बक्सा फॉर्मेशन, ये कहाँ है? सिक्किम में।
ठीक है। तो इंडिया के पास अब हाल में अभी प्रेजेंट में कितनी है, तो इंडिया में 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। तो अगर जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट के बारे में अगर पूछा जाए कि भारत में कितनी है, तो इस समय 34 है। कितनी है? 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। और अभी हाल में किनको दो नई शामिल करी गई, जिसका नाम डोलोमाइट लाइमस्टोन पार्क ऑफ बक्सा है, ये कहाँ पर, सिक्किम में। और शिवालिक फॉसिल पार्क कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टोटल इस समय जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट कितनी है, 34। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है लिविंग रूट ब्रिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लिविंग रूट ब्रिज। अब लिविंग रूट ब्रिज क्या होता है कि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पेड़ हो गए, तो जैसे बरगद होती है ना, बरगद की शाखाएं, जटाएं जो होती हैं, तो उसको लपेट के पुल बना दिया जाता है। जो नदियाँ होती हैं पहाड़ों पर, वहाँ पर मतलब अभी सरकार का इंफ्रा इतना नहीं पहुँचा है, तो ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है ये सिस्टम। जो जनजातियाँ वहाँ पर रहती हैं वो क्या करती हैं कि जटों को बांध के जो लटें होती हैं, उन लटों को बांध के वो पुल बना देते हैं। और वो पुल बहुत मजबूत होता है। बनने में इसको थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो पुल बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो ऐसा लिविंग रूट जो ब्रिज है, इसको 70 विलेज में लगभग यहाँ पर दिया गया है। फाउंड इन मोर देन 70 विलेज, हाईलाइटिंग द सोशियो कल्चर और सोशल एंड बॉटनिकल लिंक बिटवीन द पीपल एंड नेचर। तो ये एक तरीके से दिखाता है लोगों के बीच में और प्रकृति के बीच में कितना मजबूत प्रकट संबंध है, कि लोग क्या करते हैं कि लोग अगर रहना चाहें तो प्रकृति के साथ तालमेल बना के भी रह सकते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। तो ऐसे जो ब्रिज हैं कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये मेघालय में। कहाँ पर बनाए जाते हैं, आपके गारो खासी जानती है जो पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर मेघालय में ये बनाए जाते हैं। और अभी हाल में इसको क्या किया गया है, इसको टेंटेटिव जो आपका लिस्ट है यूनेस्को की, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डाल दिया गया है। तो जो आपके लिविंग रूट ब्रिज जो बनते हैं उसको किस में डाल दिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अब इसको बनने में कितना समय लगता है, तो इसको बनने में जो पुल बनता है लगभग आपका 10 से 15 साल लग जाते हैं, लेकिन काफ़ी मजबूत रहता है। और आवाजाही के लिए जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, जो गांव में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधा यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अभी तक ऐसा भारत के 72 जिले ऐसे हैं कि 72 विलेज ऐसे हैं राज्य के मेघालय में, जहाँ पर इस टाइप के ब्रिज देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि 8 न्यू यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। अभी हाल में 8 नए यूनेस्को में ग्लोबल जियो पार्क। तो ध्यान रखना कितने अभी हाल में जियो पार्क शामिल किए गए हैं, तो 8 किए गए हैं यूनेस्को में। ठीक है, अब तो ध्यान रखना है कि इस समय नाउ कितने हो गए हैं कि आपके 177 ग्लोबल जियो पार्क हो गए, जिसमें से 46 देशों के। तो 46 देशों के टोटल कितने हो गए हैं जियो पार्क, 177 जियो पार्क हैं और 46 कंट्रीज से आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी नाम नहीं ध्यान रखना है, कौन सा कहाँ है देख लेना एक बार अगर देखना हो तो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। हाँ, खुशगुल लेक। तो खुशगुल लेक जो है ना, ये नेशनल पार्क है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर है, तो ये आपका है मंगोलिया में। कहाँ पर है, मंगोलिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंगोलिया की जो लेक है, झील है खुशगुल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसको भी अभी हाल में क्या डाला गया, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में डाल दिया गया यूनेस्को के। तो यूनेस्को को जो 34वां अभी हाल में जो हुआ था, बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये आपकी फ्रांस में हुई थी। तो उसमें जो मंगोलिया की झील है, कौन सी है, खुशगुल, तो उसको किस में डाल दिया गया है, तो उसको डाल दिया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की धरोहर में, इसको भी डाल दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके पास बॉर्डर बनाती है ये झील, तो ये रशियन बॉर्डर बनाती है। ठीक है, रशिया और मंगोलिया के बॉर्डर के बीच में है ये। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो ये झील है किन दो देशों की सीमा बनाती है, तो रशिया की और मंगोलिया की बनाती है। तो ये भी काफ़ी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में। यहाँ पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो भारत को भी हाल में यूनेस्को का जो आपका वही जो सांस्कृतिक विरासत को संजोने वाले जो पैनल है उसका हेड बना दिया गया है। कब से कब तक के लिए, तो 2022 से लेकर 2026 तक के लिए बना दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, टाइम पीरियड थोड़ा ध्यान रखना है कि 2022 से लेकर 2026 तक के लिए बना दिया गया है। किसको, भारत को। किसका, जो सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का जो इनका पैनल है, कमेटी है, उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब ये कहाँ गया, ठीक है, आयुष्मान के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो आयुष्मान के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 1948 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, तो ये है आपका आयुष्मान के बारे में जानकारी। आगे हम बात करते हैं एनडीसी के बारे में, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो ये चर्चा में अभी हाल में क्यों है, तो इसमें क्या हुआ है कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है कि नेशनल जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, उसको अप्रूव कर दिया है। और उसमें होगा क्या, इसमें नेट जीरो, जो भारत ने लक्ष्य रखा है कि इंडिया का जो टर्म है नेट जीरो करने का, तो कब तक का है, 2070 का, कि हम नेट जीरो हो जाएंगे 2070 तक। उसको अप्रूवल मिल गया है कि हाँ इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। और भारत ने क्या किया था कि जो COP26 का जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत ने पंचामृत करके एक
क्लाइमेट गोल दिए थे, सजेशन दिए थे कि हमें क्या क्या करना चाहिए और हम क्या करने वाले हैं। तो ये पंचामृत जो गोल है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लेते हैं, ठीक है। अब इंडियाज़ एनडीसी 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में सर बोला क्या बोला गया था कि भारत ने जो कस्में वादे खाए थे पेरिस एग्रीमेंट में, वो क्या थे कि इंडिया ने बोला था कि हम अपनी जीडीपी का 30 से 35% 2000 जो एमिशन है उसको कम कर देंगे, अपनी जीडीपी का 30 से 35% का एमिशन कम कर देंगे। कब किसके लेवल पे ले आएंगे हम? 2005 के लेवल। तो 2005 के लेवल पर हम अपनी जीडीपी का 30 से 35% पर यूनिट उसको कम करने वाले हैं, कार्बन जो रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या था कि इंडिया ने बोला था कि इट्स एम टू रीच 40% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। तो अपनी 40% जो ऊर्जा की उपभोक्ता है, हम ऊर्जा जो उत्पादन करेंगे वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे, मतलब कि जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, फॉसिल फ्यूल से हम नहीं करने वाले हैं। तीसरा इन्होंने क्या बोला कि इंडिया सेट अ टारगेट ऑफ 175 गीगावाट। तो भारत ने बोला था कि हम 2022 तक 175 गीगावाट कर देंगे, लेकिन ऐसा अचीव नहीं हो पाया। तो भारत ने इसको बढ़ाकर कर दिया है कितना गीगावाट? 2030 तक 450 गीगावाट कर दिया इसको बढ़ाकर, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्या कि इंडिया प्लान टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर। अब भारत सरकार ने बोला कि हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने वाले हैं जो कि एब्जॉर्ब करेगा 5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना ज़्यादा हम जंगल बढ़ाने वाले हैं, इतना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर हम बढ़ाने वाले हैं जिससे हम इतनी क्षमता प्रोड्यूस कर दें कि हम 5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकें, ठीक है। और जो COP26 का जो सम्मेलन हुआ था, COP26, इसमें भारत ने क्या लक्ष्य रखा है? इसमें बोला है एनडीसी, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार ने एक योजना बनाई जिससे बोला गया पंचामृत। अब पंचामृत में क्या क्या चीज़ें हैं तो इसको देख लेते हैं। भारत ने बोला कि हम 500 गीगावाट की एनर्जी का 500 कर दिया, 450 से इसको बढ़ाकर 500 कर दिया है कि 500 गीगावाट एनर्जी का हम उत्पादन करने वाले हैं। कब तक? 2030 के लिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला कि टू मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। तो भी अपनी एनर्जी का लगभग 50% हम 2030 तक कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि टारगेट क्या है 2030 तक और कितना करेंगे हम? ये 50% हम कर देंगे, एनर्जी नीड कर लेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ऐसे सोर्सेज जिससे कि क्या हो, प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। अब रिन्यूएबल एनर्जी है लेकिन सस्टेन एनर्जी नहीं है, पूरी तरीके से सस्टेन नहीं है, तो थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता जैसे फॉसिल फ्यूल करते हैं। आगे एक रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन ऑफ इन टोटल प्रोजेक्शन कार्बन एमिशन। तो इन्होंने बोला कि हम 1 बिलियन टन जो कार्बन निकलता है उसका हम क्या करने वाले हैं? उसको एब्जॉर्व करने वाले, खत्म करने वाले, उसका हमने कम करने वाले, उसका लक्ष्य रखा है। अगला है कि रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी का जो कार्बन इंटेंसिटी उसको 45% तक कम ले आएंगे हम 2030 तक, और नेट कार्बन जीरो हम कर देंगे 2070 तक। तो दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत ने पंचामृत लक्ष्य दिए है, ठीक है, रखे थे COP26 में। तो इसको पूरी तरीके से ध्यान रखना। अमेरिका तो चाहता था कि भारत बोल दे कि हम 2050 तक कर लेंगे, लेकिन भारत उसके दबाव नहीं आया और भारत ने बोला कि हम तो करेंगे 2070 तक। अभी हमें बहुत कुछ डेवलप करना है, तुम लोग डेवलप करके बैठ गए हो। और ये लोग क्या करते हैं कि डेवलपिंग कंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड दे देते हैं। खुद ने तो बहुत सब बना लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं। आज अगर देखा जाए तो भारत में अगर 25 लोग बिजली का जितना खपत करते हैं उतना अमेरिका में एक घर करता है, ठीक है। जितना हमारे यहाँ 25 घर बिजली का उत्पादन मतलब खपत करते हैं उतना अमेरिका में एक घर करता है। और ये हमें बोल रहे हैं कि आप 2050 तक कर लो। मतलब यार तुम तो डेवलप होकर बैठ गए हो, हमारा क्या होगा? हम कुछ ना करें तो इनका बस सीधा कहना है कि आप जैसे हो वैसे बने रहो, बत्तियाँ जलाओ, आज भी हम लालटेन जला के जिए क्या? तो खुद नहीं करेंगे। अगर इतना ज़्यादा डेवलप हो गए हैं तो आप टेक्नोलॉजी दीजिए, पैसा दीजिए गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्री को, जिससे कि वो कम कर सके। लेकिन पैसा नहीं देना है, ज्ञान देना है केवल, ठीक है। तो भारत ने इनका ज्ञान लेने से मना कर दिया है। भारत ने बोला भैया अपना ज्ञान अपने पास रखें, हम अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है, जो हमें सही लगेगा। आगे हम बात करते हैं होलसेल टेम्पल्स के बारे में। तो होलसेल टेम्पल क्या है? तो अभी हाल में होलसेल टेम्पल को क्या कर दिया गया, ये इसको भी किस में डाल दिया गया? नॉमिनेशन कर दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको डाल दिया गया है 22-23 के लिए। तो ध्यान रखना है होलसेल मंदिर। अब होलसेल मंदिर बने कब थे? एग्जाम में आ सकता है। तो 12वीं सेंचुरी में किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। ये 12वीं सेंचुरी में ये बन के तैयार हो गए थे होलसेल मंदिर, ठीक है। और होलसेल जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, 11 से 14 सेंचुरी के बीच में रहा था। और कहाँ पर रहा था? ये सदर्न रीजन था जो कर्नाटका का, वहाँ पर होलसेल साम्राज्य ने पूरा शासन किया है। तो ध्यान रखना होलसेल मंदिरों के बारे में। इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नॉमिनेशन किया गया है और इनका निर्माण हुआ था लगभग 12वीं सेंचुरी में। और होलसेल जो साम्राज्य था वो 11 से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में चला था। कहाँ पर चला था? तो ये आपका कर्नाटका में चला था। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं गरबा एंड यूनेस्को। तो गरबा के बारे में भाई, गरबा तो बड़ा फेमस है। तो गरबा एक फोक डांस है इंडिया का, ठीक है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है, सबको ही पता होगा। और इसको भी क्या कर दिया गया है? इंक्लूड कर दिया गया है कल्चरल लिस्ट में, मतलब सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर में इसको भी शामिल कर दिया गया है यूनेस्को भी, ठीक है। ध्यान रखें गरबा क्या है? एक फोक डांस है गुजरात का, ठीक है। और संस्कृत वर्ड से निकला हुआ है जिसका नाम क्या है? गरबा द्वीप। अब इसमें क्या होता है कि जनरली डांस परफॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें डांडिया भी खेला जाता है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं है। वुमेन डांस टुगेदर इन ग्रुप ऑफ 2 और 4 सिंगल, इतना टीम। आगे हम देखते हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग साइट। तो यहाँ पर यूनेस्को जो ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग साइट है, इसमें 2 शहरों को डाल दिया गया है। किसको डाल दिया गया? 2 शहरों को। तो यूनेस्को बहुत चर्चा में, ध्यान रखना। एक है आपका थ्रिसूर, दूसरा है नीलम्बूर, केरला के, इनको डाल दिया गया है। और वरंगल सिटी इन तेलंगाना। तो 2 शहरों को डाला गया है, थ्रिसूर एंड नीलम्बूर केरला के, और
वरंगल के क्या है, वरंगल क्या शहर है, वरंगल शहर है तेलंगाना का, तो इनको इसके नेटवर्क ऑफ लर्निंग में डाल दिया गया है। 77 cities फ्रॉम 44 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडेड इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 2022। तो इस समय 77 शहर हैं 44 देशों के, तो इनको इसमें डाला गया है। अब निलंबुर को क्यों डाला गया है, तो इसको इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए डाला गया है। ठीक है, यहाँ पर मतलब हरियाली हरियाली वगैरह और मिक्सचर क्या है, रूरल और जो अर्बन आपका लिविंग है स्टैंडर्ड वो मिक्सचर है निलंबुर में। और वरंगल में क्या है कि यहाँ पर रिच कल्चर है, रिच कल्चर ऑफ हेरिटेज। ठीक है, इसके लिए इसको डाल दिया गया टूरिस्ट में, और मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो लिस्ट थी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग साइट, इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको 2013 में लॉन्च किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इस समय इसमें कितने इंक्लूड हैं, 294 शहर इंक्लूड किए गए हैं 76 देशों के। कितने, 294 शहर इंक्लूड किए गए हैं 76 देशों के। बस इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है जीआई टैग को लेकर। तो अभी हाल में जीआई टैग दिए गए हैं, तो हिना मनोर, तो हिना मनोर क्या, सॉरी जीआई टैग नहीं, ये है आपका एक तूफानों के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में। तो हिना मनोर जो तूफान था ये कहाँ आया है, तो हिना मनोर जो तूफान है ये आपका आया है चाइना में। कहाँ आया है, चाइना में, तो इसको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना में ये हिना मनोर तूफान आया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नामडोल, तो नानमाडोल, तो नानमाडोल तूफान कहाँ आया, तो इसका नाम नानमाडोल पड़ा है, इसने जापान को हिट किया है। किसको, जापान को हिट किया है नानमाडोल ने। और ये जो आपका पहला था क्या नाम था इसका, हिना मनोर, तो हिना मनोर ने चाइना को इम्पैक्ट किया है, नानमाडोल ने जापान को इम्पैक्ट किया। और नोरू साइक्लोन आया था, ये कौन से, नोरू देश में। ठीक है, नोरू देश में ये साइक्लोन आया था और इसने भी काफ़ी बड़ी तबाही मचाई। हाई अलर्ट वाज डिक्लेयर कर दिया गया फिलीपींस में, क्योंकि साइक्लोन नोरू आ गया है। साइक्लोन पावर, अच्छा कहाँ पर आया था ये, फिलीपींस में आया था नोरू, इसका नाम दिया गया है। आगे हम बात करते हैं मैंडवस के बारे में कि मैंडवस कहाँ पर आया है, जो तूफान था साइक्लोन मैंडवस, तो ये बे ऑफ बंगाल में, कहाँ पर आया, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। और ये तमिलनाडु भी देखा गया, पुदुचेरी में और आंध्र प्रदेश में भी देखा गया। अब देखो बंगाल की खाड़ी में कोई भी तूफान आएगा तो ये जो तटीय राज्य है वहाँ तो देखा ही जाएगा। और मैंडवस का नामकरण किसने किया था, तो ये किया था आपका यूएई ने। ठीक है, मैंडवस, और मैंडवस का मतलब अरेबिक में क्या होता है, ट्रेजर मतलब खजाना। ठीक है, ट्रेजर मतलब खजाना। तो मैंडवस के बारे में ध्यान रखेंगे, बे ऑफ बंगाल में आया था, इसने भारत के पूर्व जो तटीय राज्य हैं उनको हिट किया था, पूर्वी तटीय राज्य, और इसका नाम किसने रखा था, यूएई ने। तो आगे हम बात करते हैं, ज़्यादा इतना तो नहीं है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, हाँ, कदावूर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी। तो कदावूर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये आपकी तमिलनाडु में। बस इतना ध्यान रखना है कि कदावूर कहाँ पर है आपकी, कदावूर सिलेंडर जो लॉरिस सेंचुरी है ये कहाँ पर, तमिलनाडु में है। ठीक है, और सिलेंडर लॉरिस जो इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया है, तो ये एक जीव है जो पाया जाता है कहाँ पर, इंडिया और श्रीलंका में। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि कदावूर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये आपकी तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ब्लू ड्यूक द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई मतलब राज्य की तितली किसे घोषित कर दिया गया है, ये आपकी ब्लू ड्यूक। क्या नाम है इसका, ब्लू ड्यूक। ठीक है, ब्लू ड्यूक को ब्लू ड्यूक को शामिल कर दिया गया है स्टेट बटरफ्लाई। बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं। अब एक और चीज़ है कि स्नो लेपर्ड किसको, स्नो लेपर्ड कहाँ का स्टेट एनिमल घोषित किया गया, तो स्नो लेपर्ड आपका लद्दाख का किया गया। बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो ब्लू ड्यूक जो बटरफ्लाई है ये कहाँ की गई है, ये आपकी की गई सिक्किम की, और स्नो लेपर्ड कहाँ का किया गया है, ये लद्दाख का। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश। तो अभी बायोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ जाइंट स्टिंग रे फिश फ्रॉम द मैकोंग रिवर। तो मैकोंग रिवर जो कंबोडिया है उसमें इसको पाया गया है, किसको पाया गया है, स्टिंग रे फिश को पाया गया है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है, दुनिया में पाई जाती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसकी लंबाई जो है ना आप 13 फीट तक हो सकती है लेंथ में, और 661 पाउंड वजन हो सकता है, जो कि मैकोंग कैटफिश से लगभग 15 पाउंड ज़्यादा होता है। तो एग्जाम में आ सकता है स्टिंग रे फिश कहाँ पर पाई गई, तो कंबोडिया में पाई गई है। कैसी है ये, तो ये है आपकी, जल्दी से बताएंगे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है, मतलब ताजे पानी की मछली है। ठीक है, कहाँ पर पाई गई, तो मैकोंग रिवर में। आगे हम बात करते हैं चीता प्रोजेक्ट के बारे में, यहाँ पर दिया गया है। तो चीता प्रोजेक्ट अभी हाल में शुरू किया गया, जिसमें 8 चीतों को कहाँ से मंगाया गया है, इनको मंगाया गया है नामीबिया से। तो प्रधानमंत्री ने अभी हाल में इनको कहाँ पर रिलीज़ किया, कूनो में किया है, कूनो में ट्रांसफ़र किया गया है, अफ्रीका के नामीबिया से इनको मंगाया गया और मध्य प्रदेश से कूनो नेशनल पार्क में इसको डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर चीता की आबादी को बढ़ाने के लिए किसी समय बहुत हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी शिकार करने की वजह से ये खत्म हो गए। ये पहला ऐसा ट्रांस कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है, मतलब दूसरे देशों से यहाँ पर जानवर लाने का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसमें कि लार्ज कार्निवोरस वाइल्ड एनिमल को ट्रांसफर किया जा रहा है कूनो में, मध्य प्रदेश में। कितने चीते आ रहे हैं, तो 8 चीते आ रहे हैं। ध्यान रखना कितने चीते आ रहे हैं, 8 चीते आ रहे हैं। अब इनके नाम थोड़े से रख लो, क्योंकि एग्जाम न रहे, कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। इनके नाम है आपके ओवान, फ्रेडी, ठीक है, सवाना, आशा, सिबली, साइसा और शाशा। ठीक है, इसमें से जो आशा नाम है वो प्रधानमंत्री ने रखा है। तो जो प्रधानमंत्री ने रखा है तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि मोदी जी ने एक फीमेल है, तो फीमेल का नाम क्या रखा है, उन्होंने एक फीमेल का नाम रखा है आशा। ठीक है, आशा मतलब उम्मीद।
और इसमें अगर बात करें कितने मेल है कितने फीमेल है, तो 5 फीमेल है और 3 मेल है। तो फीमेलों की संख्या ज़्यादा है, मेलों की संख्या कम है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है वॉल्केनो ऑफ फायर। जो ज्वालामुखी ये कहाँ पर अभी हाल में फूटा है, तो ये इसमें इरप्शन हुआ है आपका ग्वाटेमाला। तो वॉल्केनो ऑफ फायर कहाँ पर पाया जाता है? ग्वाटेमाला में पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर रेड रॉक और एश वगैरह 500 रेजिस्टेंस रहते थे और लगभग 3763 मीटर की ऊंचाई पर है ये। तो वॉल्केनो ऑफ फायर कहाँ पर है? ग्वाटेमाला में, इसको बस ध्यान रखना है। सुमेरु वॉल्केनो के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सुमेरु पर्वत, हनुमान जी ने उठाया था हमारे। तो सुमेरु वॉल्केनो कहाँ पर है? ये आपका इंडोनेशिया में है। ठीक है, इसमें भी जावा आइलैंड में पड़ता है, इसमें भी हाल में इरप्ट हुआ था, ग्रेट माउंटेन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सुमेरु कहाँ पर? इंडोनेशिया में, इसमें भी अभी हाल में उद्गार हुआ है। रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में पड़ता है और पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र जहाँ पर दुनिया के अधिकतर 2/3 लगभग ज्वालामुखी क्या होते हैं? 2/3 लगभग ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा। अब हम देख लेते हैं इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो आपकी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020। तो 2020 की जो रिपोर्ट आई थी, हर 2 साल बाद रिलीज़ होती है। अगली 2022 में आई है, अब 23-24 में आएगी। तो इसको ध्यान रखने का। इस बार कौन सा पब्लिकेशन था? ये 17वां पब्लिकेशन था, जो जो आपके सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसका 17वां पब्लिकेशन था। और ये कब रिलीज़ किया हुआ था? 2021 में, लेकिन पूरा डाटा कंप्लीट हुआ 2022 में। और इसको कहाँ से इसको लिया गया पूरा डाटा? रिसोर्स सेट सैटेलाइट से पूरा डाटा जुटाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, एक पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करते हैं तो इंक्रीज़ कितना हुआ है, इंक्रीमेंट कितना हुआ फॉरेस्ट और ट्री कवर में? तो टोटल हुआ 2261 स्क्वायर किलोमीटर का। बड़ा कितना है? 2261 किलोमीटर बड़ा है। किसकी तुलना में? सन 2019 की तुलना में बड़ा है ये। अब यहाँ पर बात करते हैं, देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ इतने किलोमीटर, तो उसमें से भी 1540 तो फॉरेस्ट का बड़ा है और 721 किलोमीटर ट्री कवर बढ़ा है। तो टोटल जो 2019 की तुलना में कितना फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ा है? तो 2261 किलोमीटर, जिसमें 1540 जंगल बढ़े हैं और 721 पेड़ लगाना ट्री कवर बढ़ा है। अब अगर बात में करते हैं टोटल एरिया कवर करता है भारत में, तो 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर का जो है ना, वहाँ पर आपका जंगल पाया जाता है, जिस तो टोटल कितना होता है? 24.62%। भारत की पूरे जोग्राफिकल एरिया का 24.62%। ठीक है, ध्यान रखना, ये डेटा बहुत ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। तो 24.62% जोग्राफिकल एरिया बढ़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितना है, तो इतना आपका दी फॉरेस्ट कवर कितना है? तो आपका 7,13,000 है, और जो कि 21% होता है टोटल जोग्राफिक एरिया का। और ट्री कवर की अगर बात करें तो ये 95,000 है। तो 7 लाख तो आपका फॉरेस्ट कवर है, और ट्री कवर कितना है? 95,000, जो कि आपका 2.91% होता है टोटल जोग्राफिक एरिया का। भारत का जो रिकॉर्ड रहा है कि मतलब भारत ने बोला है कि हम लगभग कितने परसेंट हम जंगल रखेंगे, तो 33% देश में होगा। उससे भी आगे निकल गए हैं। भारत के कितने राज्य निकल गए हैं? तो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के राष्ट्रीय आंकड़े से भी ऊपर निकल गए हैं। अब इसमें टॉप राज्यों के बारे में देख लेते हैं कि कौन से राज्य ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है 647 किलोमीटर, तेलंगाना दूसरे नंबर पर 632 और उड़ीसा है तीसरे नंबर पर 537। स्टेट विद मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में, तीसरे में छत्तीसगढ़ में। अगला है स्टेट विद मिनिमम फॉरेस्ट कवर एरिया, सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में, दूसरे नंबर है पंजाब का और तीसरे नंबर है गोवा का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्टेट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, सबसे ज़्यादा जो जंगल है, जंगल कवर किए गए हैं, वो कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज वाइज, मतलब परसेंटेज कितना ज़्यादा है कहाँ पर? तो ये आपका मिजोरम में, सबसे ज़्यादा मिजोरम में जंगल पाया जाता है। टोटल मिजोरम के 84% पर जंगल है। दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, 79% पे है। मेघालय में आपका 76% पे है। अगला हम देखते हैं स्टेट विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो मिनिमम कहाँ पर, सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पर है? ये आपका हरियाणा पे है। ठीक है, 3% का पंजाब में है उसके नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर राजस्थान 4% का। अब यूटी में देख लेते हैं, यूटी में सबसे कम कहाँ पर है? तो दादर नगर हवेली में है, 21 किलोमीटर का क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में आपका 22,000 है। चंडीगढ़ में आपका 227 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, कमी है, तो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर मैंग्रोव कवर की बात कर लेते हैं। मैंग्रोव कवर में क्या हुआ है? तो द टोटल मैंग्रोव कवर कितना है? 4,992 स्क्वायर किलोमीटर का है मैंग्रोव कवर। इंक्रीज़ कितना हुआ है 2019 की तुलना में? 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है 2019 की तुलना में। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? तो 8 स्क्वायर किलोमीटर उड़ीसा में हुआ है, 4 हुआ है आपका महाराष्ट्र में और 3 हुआ है आपका कर्नाटक में, बाकी छुटपुट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? उड़ीसा में। दूसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे क्या है? कर्नाटक। तो ध्यान रखना, पहला राज्य, दूसरा राज्य और तीसरा राज्य, बस। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट पूरी है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखो। आगे है मोना ला वॉल्केनो।
तो मोना लावा वोल्केनो कहाँ पर है? इसमें इसमें भी अभी हाल में इरप्शन हुआ है, तो ये आपका हवाई में पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें भी क्या हुआ है, ऑलमोस्ट 40 ईयर बाद इसमें इरप्शन हुआ है। तो हवाई कहाँ पर है? हवाई अमेरिका के पास पड़ता है और ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में है, ठीक है। बहुत सारे लोग अमेरिकन हवाई में छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। मोना लावा कहाँ पर है? हवाई में। अगला पॉइंट देखते हैं, कामचटका। तो कामचटका पेनिनसुला चर्चा में, टू वॉल्केनिक इरप्शन इन कामचटका पेनिनसुला, ये कहाँ पर? रशिया में है, ठीक है, रशिया। तो कामचटका पेनिनसुला कहाँ पर है? रशिया के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, कामचटका पूछ सकते हैं, कामचटका जगह कहाँ पर है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन बना सकते हैं, कामचटका जगह कहाँ पर है? साइबेरियन क्षेत्र में पड़ता है ये, साइबेरियन रीजन जो रशिया का है, वहाँ पर ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ कामचटका क्षेत्र में, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कि हाँ, सकुरा जीमा वोल्केनो कहाँ पर है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सकुरा जीमा जो वोल्केनो अभी इसमें भी इरप्शन हुआ है, ये आपका कहाँ है? कागोशिमा जापान में है। तो सकुरा जीमा वोल्केनो जिसमें अभी हाल में इरप्शन हुआ है, ये कहाँ पर है? ये आपका जापान में है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नोट करते हैं मेजर वोल्केनो कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में, इसको ध्यान रखना। कोटोपैक्सी बहुत एग्जाम में पूछते हैं। एटना कहाँ पर है? इटली में है। और स्ट्रम्बोली कहाँ पर है? लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोला जाता है इसको, स्ट्रम्बोली को, मतलब भूमध्य सागर का कह सकते हो जलता हुआ भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस। आगे हम बात करते हैं इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी। तो भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये आपका लॉन्च किया गया है लखनऊ में। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर है? लखनऊ में। जल्दी से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की पहली लॉयन सफारी कहाँ पर खोली गई थी, लॉयन सफारी कहाँ पर स्थापित की गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ उत्तर प्रदेश की पहली लॉयन सफारी। आगे हम बात करते हैं नाइट स्काई सेंचुरी। नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये हेनले एरिया है लद्दाख का, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। तो हेनले एरिया जो है लद्दाख का, वहाँ पर इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को, क्योंकि वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम ऊंचाई पे है तो बहुत आसानी से हम जो गामा रेज वगैरह हैं इन सारी चीज़ों को, या जो सोलर सिस्टम में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये रहा हमारा पूरा सेशन इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का, जो काफ़ी आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। 2022 में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसको हमने यहाँ से ले लिया है, और हम अगर इसको देख लेंगे, लगातार रिविजन कर लेंगे, तो हमें आने वाले समय में जो एग्जाम्स है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करते रहो। कल हम स्पोर्ट्स का सेशन लेके आएंगे कि 2022 में जितने भी खेल खेले गए हैं उनके इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं सारे हम लेके आएंगे, ठीक है। तो आज हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट खत्म किया, कल हम स्पोर्ट्स खत्म करने वाले हैं। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।